एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी शिफ्ट हुई थी सभी शिफ्ट में हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जरूर से देखिएगा क्योंकि एसएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। और समटाइम आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन वो सारे पॉइंट्स कई बार थ्योरी में कवर नहीं हो पाते जो पीवाईक्यू से कवर हो जाते हैं। तो एक अच्छा खासा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते हैं। तो हमने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 में सभी शिफ्टों में हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम 2023 के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि एमटीएस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एमटीएस के पीवाईक्यूज तो होंगे बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, बट अगर आप सीजीएल, सीपीओ और जेई के लेवल के क्वेश्चन को करने में सक्सेसफुल है या सक्षम है तो आप ऑब्वियस सी बात है एमटीएस के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सीजीएल के बाद ना सीपीओ के क्वेश्चंस को देख लेंगे हिस्ट्री में 2022-23 में, और फिर हम जेई के क्वेश्चंस को देख लेंगे हिस्ट्री के। क्लियर है? तो जेई में तो बहुत कम मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन पेपर हम सीएचएसएल के भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लगभग 8-10 क्लास में पूरा पीवाईक्यू खत्म कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन से ऐसे पोर्शन है हिस्ट्री के जिन पे हमें विशेष तौर पे फोकस करना है और ऐसे कौन से पोर्शन है जिसको हम थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में आपको समझ में आया होगा कि साउथ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे, साउथ इंडिया के इतिहास पे काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको पता चला होगा कि सोशल रिफॉर्म जो हमारे देश में सामाजिक आर्थिक आंदोलन हुए हैं उन पे बेस्ड काफी क्वेश्चन थे। और मॉडर्न हिस्ट्री जो गांधी एरा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करती हूँ तो जनरली मैं मॉडर्न हिस्ट्री ही पहले उठाती हूँ। रीजन इसका यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना शुरू करना चाहिए, पहले एंशिएंट से स्टार्ट करें या फिर मॉडर्न से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज हमें 2023 में हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चंस को देखना है। अब पीडीएफ की बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन करेंट अफेयर्स या फिर पूजा जैन CA 247, तो आप टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। और वीडियो पसंद आया था पिछला वाला तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम एंड यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये हमारी जो सीरीज है ये यूजफुल रहेगी। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे हमको भी प्रॉफिट हो, आपको भी फायदा हो और हम नए नए वीडियो इस तरीके से और लेकर आ सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे चोला एडमिनिस्ट्रेशन से ही है। इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन ब्लैंक वॉज द असेंबली इन द विलेजेस। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कौन सी असेंबली थी जिसको लीड करते थे ब्राह्मण, जिसको लीड करते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे ब्राह्मण। तो आंसर है यहाँ पे सभा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जब चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है आपका चोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर सभा जो होती थी तो सभा के पास अथॉरिटी थी कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कर सकते हैं, और कोई भी डिस्प्यूट जो गांव में चल रहा है, दो जमीन को लेके दो लोगों में लड़ाई है, कोई भी विवाद है, तो उन डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने की परमिशन सभा को थी, ठीक है। तो सभा बेसिकली क्या करते थे, हमारे विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। सभा में जनरली क्या होते थे, ब्राह्मण्स होते थे जो कि विलेजर्स के द्वारा ही इलेक्ट होते थे। तो एक तरीके से इलेक्शन या डेमोक्रेसी या सेल्फ गवर्नेंस आपको देखने को मिलता है चोला एम्पायर में। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्राह्मण ही थे जो कि सभा को मेंटेन करते थे और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। इसके अलावा यहाँ पे दो और बातें की गई हैं। और क्या है, तो और भी क्या है, आप स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी चोला एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए चोला एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे उर है। उर का मतलब है इट इज अ विलेज और द ग्रुप ऑफ विलेजेस। यहाँ पे विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस को ही हमने उर कहा है। नेक्स्ट है खिलिया। खिलिया एक मिलिट्री यूनिट थी चोला एम्पायर में। चोला आर्मी आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें लगभग 100 सोल्जर्स हुआ करते थे, 100 सोल्जर्स हुआ करते थे। अगला है नगरम। तो नगरम, नगर किसको कहते हैं, आज भी हम नगर सिटीज को कहते हैं। तो नगरम मतलब
इस शब्द जो है वो टाउन या सिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था चोला एम्पायर में। तो जब भी आप किसी एम्पायर को पढ़ते हैं तो वहाँ के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट जो भी टर्मोलॉजी वो यूज करते हैं स्पेशली फॉर टैक्स, वो आपको पता होने चाहिए, और स्पेशली चोला और विजयनगर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन और द फ्री इंडिया लीजन? तो टाइगर लीजन के फाउंडर कौन है ये पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, टाइगर लीजन ऑफ फ्री इंडिया के फाउंडर। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सहयोग मांगा था सिंगापुर का, जापान एंड जर्मनी का, राइट। तो यहाँ पे द लीजन वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। इसका फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल से भारत को आजाद करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैसे बनाई गई थी? तो जो कई सारे प्रिजनर्स थे, वॉर के प्रिजनर्स जो जेल में बंद कैदी थे और जिनको कैप्चर किया गया था बाय द जापानीज आर्मी, तो उनको बेसिकली कलेक्ट करके इसका फॉर्मेशन, फ्री इंडिया लीजन का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पर एक्सेस पावर क्या होती है? तो आपको मैं वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात करूं तो इसमें आपको दो पावर देखने को मिलेंगे, एक अलाइड पावर और एक एक्सेस पावर। इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 है, और कोई कंट्री अलाइड पावर का हिस्सा है, कोई कंट्री एक्सेस पावर का हिस्सा है। अलाइड पावर क्या होती है? जो ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और उस समय का सोवियत यूनियन, ये एक खेमे में थे, एक ग्रुप में थे, उसको हमने अलाइड पावर कहा है। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, और एक्सिस पावर का ही सपोर्ट लिया था किसने? आपके नेताजी ने। किसके अगेंस्ट? अलाइड पावर के अगेंस्ट लिया था, मतलब ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग ने हरिपुरा अधिवेशन के बारे में सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर साल दिसंबर के महीने में मीटिंग होती थी। तो जो 1938 की मीटिंग हुई है, 1938 की मीटिंग, वो कहाँ हुई है? हरिपुरा में। तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष नेताजी थे, और उसके बाद 1939 में उन्हें वापस से अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ पर? त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी में, जो कि जबलपुर में। उसके बाद आप लोगों ने त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में सुना होगा, जिसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दी थी, और इनका जो जन्म दिवस होता है, इनकी जो जयंती होती है, उसे हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है इतनी कहानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड द सप्त सिंधु। वैदिक आर्यन कहाँ रहते थे? उस पूरे एरिया को सप्त सिंधु कहते थे, मतलब 7 नदियों का एक पूरा एरिया। ठीक है, आपकी एक तो जो आपकी इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों का जो एरिया है, वो आपका पूरा सप्त सिंधु एरिया है। उनमें से एक रिवर थी जिसका नाम था झेलम। पूछा जा रहा है कि इस झेलम नदी का एंशियंट नेम क्या है? तो नदियों के पुराने नाम, प्राचीन नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो झेलम रिवर को हम किस नाम से जानते थे? ऑप्शन हो जाएगा वितास्ता। झेलम नदी को हम विस्तास्ता नाम से जानते थे। अब कुछ और नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं अगर आपको पता है। मैच द फॉलोइंग रिवर विद देयर एंशियंट नेम। यहाँ पे नदियां हैं और नदियों के प्राचीन नाम हैं। तो झेलम का तो वितास्ता है, ये बात तो समझ में आ गई। तो झेलम का हो गया वितास्ता। फिर व्यास नदी को विपासा के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को हम अस्किनी के नाम से जानते थे, और वहीं रावी नदी को हम पर्यूषणी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झेलम का वितास्ता, व्यास का विपासा, चिनाब का अस्किनी और रावी का पर्यूषणी रिवर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डन। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ में तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। ये पुरानी नदियां और आज के नए नाम नदियों के क्या हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो आपको नहीं भूलना है, वो है सदानीरा। तो गंडक नदी को हम सदानीरा के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गोमती को गोमल। फिर आप यहाँ देख सकते हैं दृष्टवती, इसको हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये नदियां हैं और उनके नाम है, आप इसको याद रखेंगे। Who among the following was the author of play मृक्षकटिका? मृक्षकटिका के ऑथर कौन है? तो कई बार रचना एग्जाम में पूछी जाती है, और इसके ऑथर कौन है? आंसर हो जाएगा शूद्रक है। और उन्होंने 2nd सेंचुरी में इस प्ले की रचना या ड्रामा लिखा हुआ था, जो कि संस्कृत भाषा में था, और बेसिकली एक लव स्टोरी है ये। ठीक है, जो कि उस समय की सोशल रियलिटी को
बताती है। जैसे कि मैंने कहा ये लव स्टोरी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी की कहानी होगी। तो यहाँ पर जो इसके कलाकार या किरदार हैं तो आप देखेंगे, नाम है चारुदत्त ऑफ पाटलिपुत्र और वसंत सेना। वसंत सेना, इन दोनों की लव स्टोरी इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, पठान इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार, पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट या लाल कुर्ती, अंडर हुज लीडरशिप। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो फ्रंटियर एरिया है वहां पर नेशनल मूवमेंट के समय एक नई पार्टी का या एक नए कह सकते हैं कि सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। बोला जा रहा है इस लाल कुर्ती के फाउंडर कौन है, तो आंसर हो जाएगा वही है ये जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अच्छा, जो अब्दुल गफार खान है ना, इनको हमने भारत रत्न भी दिया हुआ है। कब दिया है, तो 1987 में इनको भारत रत्न भी दिया है। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम भी किया है और आप देखेंगे इनका अदर नेम है बच्चा खान। ठीक है, डन इतनी चीजें। और खुदाई खिदमतगार का फॉर्मेशन इन्होंने कब किया था, 1929 में किया था। समझ में आ रही इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप बता दोगे कि वो कौन सा समाज है जिसका फॉर्मेशन बॉम्बे में हुआ था 1875 में। कौन सी सोसाइटी है, जल्दी से बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, 1875 में हुई थी, ये भी बढ़िया है। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो मूल शंकर था। क्या नाम था, मूल शंकर। और इनका बेसिकली एक ही स्लोगन था, आप कहेंगे जो मेन इनका नारा था वो यही था, वेदों की तरफ लौटो। तो वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कास्ट सिस्टम को बाइकआउट करने या कास्ट सिस्टम के अपोज में थे। और आइडियल वर्शिप को मतलब मूर्ति पूजा का भी विरोध इन्होंने किया था। अब इनकी एक बहुत ही प्यारा सा वर्क है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है, इसे आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा संस्कृत में इन्होंने वेद भाष्य की रचना भी की हुई है। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चंदेरी कब लड़ी गई थी, 1528, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी, तो किसकी हार हुई थी। तो बैटल ऑफ चंदेरी अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने बाबर के बारे में तो सुना ही होगा कि बाबर 1526 में आता है और 1530 तक, मतलब 1526 से 1530 तक बस वो राज करता है मुगल सल्तनत पे, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही कम समय होता है, लेकिन उस कम समय में उसने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, काफी सारी बैटल लड़ी हैं। उनमें से एक है आपकी बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि 1528 में हुई थी मेंदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें मेंदिनी राय की हार होती है और बाबर की जीत यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मेंदिनी राय कहाँ का राजा था, तो मालवा एरिया का रूलर था ये, मालवा का। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है क्योंकि ये वही बैटल है जिसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म होती है और मुगल सल्तनत शुरू होती है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये वो समय है जब अकबर छोटे होते हैं और बैरम खान उनके साथ मिलके ये लड़ाई लड़ते हैं हेमू के साथ। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये मराठाओं का समय है, 1761 में ये लड़ाई होती है। फिर बैटल ऑफ खनवा के मतलब जो आपका बैटल ऑफ चंदेरी आपने पढ़ा ना, उसके जस्ट पहले बैटल ऑफ खनवा होती है, और बैटल ऑफ खनवा का ही रिजल्ट एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैटल ऑफ चंदेरी है। तो ये 1527 में होती है। एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1576 1576 में लड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन रेन। तो हर्षवर्धन का समय काल क्या है जब उसने रूल किया है हमारे नॉर्थ इंडिया के पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 606 से 647 कॉमन एरा मतलब सीई। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो हर्षवर्धन के समय में ही हेनस्यांग उनके दरबार में आया हुआ था, और हेनस्यांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय भी गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अब हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि हुआ करते थे, कोर्ट पोएट हुआ करते थे, उनका नाम है बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने एक रचना की है जिसका नाम है हर्षचरित्रम। तो हर्षचरित्रम में बेसिकली हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में ही बताया गया है।
ठीक है। हर्षवर्धन ने अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय को काफी सपोर्ट किया। ऐसा बताया जाता है कि हर्षवर्धन जितना भी टैक्स कलेक्ट करता था ना, उसका 1/4 जो टैक्स है वो आप देखेंगे चैरिटी में और कल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हर्षवर्धन एक ग्रेट किंग होने के साथ साथ आप देखेंगे एक अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि रत्नावली। रत्नावली इनकी बहुत ही फेमस रचना है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रियदर्शिका और नागनंद, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा मैंने कल के जो मतलब इसके पहले का जो वीडियो था उसमें बताया था कि हर्षवर्धन को हम उत्तर पथेश्वर भी कहते थे, और जब इस साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो उनकी मुलाकात पुलकेशिन सेकंड के साथ होती है, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड की एक लड़ाई होती है नर्मदा नदी के किनारे, जिसे हमने बैटल ऑफ नर्मदा भी कहा था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, चलिए अब विजयनगर एम्पायर। जब विजयनगर एम्पायर तो बाद में नाम पड़ा, जब हिस्टोरियन विजयनगर एम्पायर को एक्सप्लेन करते थे तो इसे किस और नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। While historians use the term Vijayanagar Empire and contemporaries of these empire describe it as the, कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका साम्राज्य। ठीक है, बाद में नाम विजयनगर रखा गया, पहले से कर्नाटका साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। डर इतनी चीजें, क्योंकि इसका यह मतलब हुआ कि कर्नाटका साउथ इंडिया के पार्ट में विजयनगर एम्पायर हुआ करता था। डन इतनी चीजें, ओके। अब यहाँ पर एक और टर्म इस्तेमाल हुआ है गजपति साम्राज्य। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका जो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, यहाँ ये जो एरिया है उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ पर आप देखोगे ये गजपति एम्पायर के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का एरिया। ठीक है, जहाँ पे गंग डायनेस्टी हुआ करती थी। डन। फिर यहाँ पर एक और शब्द इस्तेमाल किया था आंध्र साम्राज्य। आंध्र साम्राज्य में आप रूल करते थे कौन? काकतीय। तो काकतीय किंगडम को ही हम आंध्र साम्राज्य के नाम से जानते थे, जो प्रेजेंट डे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है मिडिवल इंडिया में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये गंग है, ये काकतीय है, ये होयसाला है, देखो यहाँ पे होयसाला है, ये पांड्य है, यहाँ पर ये पूरा आपका दिल्ली सल्तनत है। तो आपको थोड़ी सी लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी, जिसके कारण आप शब्दों को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल Who brought the resolution on the local self government? तो local self government को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? कौन लेकर आया था local self government? ठीक है, बाद में हमने इसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पे फिर पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज का फॉर्मेशन किया। गांधी जी भी इसके काफी बड़े समर्थक थे। और जब भी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, हम अपनी पंचायतों के बारे में बात करते हैं, तो आपको इन कमिटीज के बारे में डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है इनको भूलने का। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV.K. राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी, ये सभी कमेटी हमारी किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही आपको रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड रिपिन वो व्यक्ति थे जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे इंडिया में। कब? 1882 1882 में। ठीक है, इतनी चीजें 1882 में। इसमें क्या था? पावर आपकी सेंट्रलाइज नहीं रहेंगी, एक ही व्यक्ति जो है वो सेंटर में बैठ के रूल नहीं करेगा। पावर का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को पावर दे के रखेंगे। तो रेजोल्यूशन एम टू ट्रांसफर सम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द लोकल बॉडीज और म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर है? तो ये था लॉर्ड रिपिन का काम। नेक्स्ट है द हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड एज अ रिस्पॉन्स टू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन विच ईयर? तो यहां पर देखिए हुआ क्या, 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। अब जो कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन होने से जो हिंदू हैं उनके साथ एट्रोसिटी, अत्याचार हो रहे हैं, उनके कह सकते हैं कि उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हिंदू महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो हिंदू महासभा का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1915 में, 1915 में। और मदन मोहन मालवीय जी ने इसका फॉर्मेशन किया था। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जी का जब भी हम नाम लेते हैं तो हम उनके नाम के सामने एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, महामना। तो महामना ये जो टाइटल है वो महात्मा गांधी जी ने ही मदन मोहन मालवीय जी को दिया हुआ है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना तो की ही थी, इसके अलावा ये प्रेसिडेंट भी रहे थे हमारी INC के। कितनी बार? वो भी 4 बार। आप देखो यहाँ पर 1909, 1918, 1932 और 1933, 4 बार प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट है ब्रह्मो समाज। आपके पास एक छोटा सा आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, महामना, मदन, मोहन,
मालवीय। तो 4M है और 4 बार ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ पे इनके नाम के सामने शब्द लिखा हुआ है राजा, और ये जो राजा का टाइटल है इन्हें अकबर सेकेंड ने दिया है। किसने दिया है? अकबर सेकेंड ने दिया है। इन्होंने कलकत्ता में 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी को हम भारत का पुनर्जागरण का पितामह या पिता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश में सबसे पहले सोशल रिफॉर्म की शुरुआत की थी। बाद में क्या होता है, बाद में ये जो ब्रह्मो समाज है वो स्प्लिट हो जाती है और एक और नई समाज इससे स्प्लिट होकर बनती है जिसको हम आदि ब्रह्म समाज कहते हैं 1866 में। तो आदि ब्रह्म समाज के लीडर या फाउंडर कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा का भी फॉर्मेशन किया था, और आत्मीय सभा का फॉर्मेशन कब हुआ? 1815 में किया गया था। अब राजा राम मोहन राय जी की जब भी बात आती है तो एक रिफॉर्मर तो थे ही, इसके अलावा बहुत अच्छे राइटर भी थे। इनकी कुछ रचनाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं द ब्रह्मनिकल मैगजीन 1821 में इन्होंने इस जर्नल को पब्लिश किया था। फिर है आपका संवाद कुमुदी, जो कि एक बंगाली वीकली जर्नल था, 1821 में पब्लिश किया था। और पर्शियन वीकली भी इन्होंने रिलीज किया था जिसका नाम है मीरत उल अकबर। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग along with her close associate started the secret Congress radio during the Quit India movement? अब ये क्वेश्चन बनने लायक है, रीजन मैं बताती हूँ, करेंट अफेयर्स का पार्ट है। रिसेंटली सारा अली खान की एक मूवी आई है, वो इन्हीं का कैरेक्टर निभा रही हैं उसमें। मैं बात कर रही हूँ उषा मेहता। जब हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त को 1942 में, और उसके बाद जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है जिससे हम भारत छोड़ो आंदोलन को दबा सके। तो उसके बाद अंडरग्राउंड होके ये अपने रेडियो को चलाती जिससे कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचा सके। तो नाम क्या है इनका? उषा मेहता आपको नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुई थी? तो विच कुषाण रूलर वॉज फेमस इन द हिस्ट्री एज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? तो कुषाण वंश का वो कौन सा राजा है जिसने बुद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और चौथे नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल उनके समय हुई थी? आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क आपको पता है कश्मीर में चौथी नंबर की आपकी जो काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, और कुषाण वंश का ये राजा है जिसने सेंट्रल एशिया और इंडिया में बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया है, बुद्ध धर्म का प्रचार किया है। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने शक एरा की शुरुआत भी की थी। शक एरा की शुरुआत 78 एडी में हुई थी, 78 एडी। ठीक है, नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। 3 इवेंट है, बस इनको सीक्वेंस में बताना है। तो ये क्वेश्चन तभी आप समझ पाओगे जब आप किसी भी टॉपिक को मतलब स्टार्टिंग से लास्ट पढ़ते हो। ऐसे बीच बीच के रैंडम टॉपिक पढ़ोगे ना तो कभी भी आप क्रोनोलॉजी नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और आपका क्विट इंडिया मूवमेंट और आपकी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये तीनों आंदोलन है और इनको आपको सीक्वेंस पे जमाना है। तो सबसे पहली बात, क्विट इंडिया मूवमेंट तो भाई किसी को भूलना होगा ही नहीं कि 1942 में हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि 1930 से आप देखोगे 1932 के बीच में आपको ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेंगी। तो उस बीच का ये समय है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखोगे रॉयल इंडिया म्यूटिनी हुई थी। तो सही आंसर बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 3, 1 और फिर आपका 2। ठीक है, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 की क्रांति में किस मुगल रूलर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था? तो हमारे जो देश की अगर बात करते हैं तो जो लास्ट मुगल रूलर रहे हैं उनका नाम है बहादुर शाह सेकेंड, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहादुर शाह कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड है जिनको हम जफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डन। जब अब 1857 के रिवॉल्ट की जब भी बातें होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिवॉल्ट जो था उसमें किस एरिया से कौन से लीडर थे और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे कि बैरकपुर छावनी से जब कार्यक्रम शुरू होता है तो मंगल पांडे जी होते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर तो होते ही हैं, उनके अलावा उनके जनरल बख्त खान भी होते हैं। ठीक है, फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर के ही चीफ एडवाइजर है जिनका नाम है हाकिम असनुल्लाह, ये भी वहां पर होते हैं। लखनऊ, लखनऊ ये बेगम हजरत महल का नाम आपको नहीं भूलना है। कानपुर से नाना साहेब, इसके अलावा तात्या टोपे भी इनको बाद में जाके ज्वाइन करते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई होती हैं। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह होते हैं। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, और भी लंबी लिस्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच, जिसे हम इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये कब एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था? वुड्स डिस्पैच। तो कल भी, मतलब लास्ट वीडियो में भी शायद ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें पहली बार किस तरीके से पूरे इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करना है, पूरे प्लान को यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। क्या बताया गया था इस वुड डिस्पैच में? तो इस डिस्पैच में बताया गया था कि हमें हायर एजुकेशन में इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज या लोकल भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने कही थी। और इसी के अंदर रिकमेंडेशन किया गया था कि तीनों प्रेसिडेंसी, मतलब कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में एक यूनिवर्सिटी, तीनों में अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी कैसी, जैसे कि लंदन में यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन का नाम है कारसोन दास मूलजी एंड दादोबा पांडुरंग were associated with blank which work against the evils like caste system and encourage widow remarriage। तो यहाँ पर दो लोगों का नाम है, पूछा गया है कि वो किस सोसाइटी से या किस समाज से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों पर्सन परमहंस मंडली से रिलेटेड है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब परमहंस मंडली के बारे में बात करते हैं। 1849 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये भी आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड है। और इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात इन्होंने की थी। बॉम्बे में इसका फॉर्मेशन किया गया था। कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिनमें से दादोबा पांडुरंग का नाम आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा इनके फ्रेंड्स से मिलकर इसको तैयार किया था। नेक्स्ट है द मेन सोशल यूनिट ऑफ आर्यन वॉज। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन है। आर्यंस के बारे में, आर्य समाज के बारे में बात हो रही है कि जो मेन सोशल यूनिट थी वो क्या था। तो आंसर है जन, और फिर जन से तो ही 16 महाजन बने हैं। जन से ही तो बाद में 16 महाजन बने हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड या आर्य ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में बात हो रही है 1500 से लेकर 100 के बीच में। इसमें क्या है, मोस्टली जो समाज था या सोसाइटी थी वो कहां पर रहती थी? सप्त सिंधु एरिया में रहती थी। ठीक है, और जो इनका पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ थी वो ऋग्वेद के कई सारे जो सूत्र है या हाइम्स है, वहां पर हमें ऋग्वेद पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो एक परिवार होता है, फैमिली होती है, वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो बेसिक यूनिट क्या थी आपकी? कुल या फैमिली थी। ठीक है, जब कई सारी फैमिलीज आपस में मिल जाएंगी तो कई सारी फैमिली आपस में मिलके बनाएंगी विलेज या ग्राम, और ग्राम का हेड कौन होता है? ग्रामनी होता है। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई कुल, कुल से बन गए आपके ग्राम। ठीक है, अब कई सारे विलेजेस आपस में मिलके बनाते थे विशु, और विशु का जो हेड होता था उसको विशपति कहा जाता था। और वैसे ही कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स और विशपति आपस में मिलके बनाते थे जन, और जन यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट है। और फिर कई सारे जन आपस में मिलकर महाजनपद बना लेंगे, और आपको 16 महाजनपद 6th सेंचुरी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनका हेड कौन होता था? राजा। और उस समय कई सारे फेमस जन थे या ट्राइबल किंगडम थे, जैसे कि आप लोग ने पुरु, यदु, मत्स्य, भरत किंगडम के बारे में या भरत क्लेन के बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी सल्तनत? बहमनी सल्तनत का फाउंडर कौन था? ठीक है, तो आंसर बताना है। जिसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, नाम है बहमन शाह। सो आंसर हो जाएगा यहां पर आपको ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन हसन। और बहुत सारे लोग इनको अलाउद्दीन हसन के नाम से नहीं जानते। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन इनको हसन गंगू के नाम से जानते हैं। तो बहमनी एम्पायर के फाउंडर थे हसन गंगू, जिनको हम अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर आप कह सकते हैं अलाउद्दीन हसन के नाम से भी जानते हैं। 1347 AD में
कब? 1347 एडी में इसका फॉर्मेशन किया गया था और ये पहला इंडिपेंडेंट साउथ इंडिया का मुस्लिम किंगडम था। दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था आपका ये बहमनी एम्पायर। ठीक है। ही वॉज अ टर्किश ऑफिस ऑफ देवगिरी के टर्किश ऑफिसर थे ये जो पूरा इनका किंगडम का एरिया है ये कृष्णा नदी और दक्कन के आसपास का एरिया है, आप इनको देख पाएंगे। और इन्होंने कई सारी मस्जिदों का निर्माण भी कराया है। तो ये देखेंगे आप, ये बहमनी एम्पायर का एरिया है। ठीक है, दिख गया बहमनी एम्पायर। पहले इनकी कैपिटल ये गुलबर्ग थी, फिर ये बिदर कैपिटल इन्होंने शिफ्ट की थी। तो ये एरिया बेसिकली बहमनी एम्पायर है, दक्कन का एरिया या कृष्णा रिवर के पास का एरिया है। लेकिन 1518 तक आते आते ये जो सल्तनत है 5 पार्ट में डिवाइड हो गई, 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गई, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर। और इस पूरे 5 पार्ट को ही हम दक्कन सल्तनत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अहमदनगर निजाम शाही चलती थी वहां पर, गोलकुंडा में कुतुब शाही चलती थी, विदर में वरीद शाही चलती थी, बिरार में इमाद शाही और बीजापुर में आदिल शाही देखने को मिलेगी। तो इस पे भी मैच द कॉलम एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर वही हैं जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का फॉर्मेशन 6 अक्टूबर को हुआ था 1839 में। आप यहाँ पे वो सारे समाज या देख सकते हैं जिनका फाउंडर किसने किया है, जैसे कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी है, अभिनव भारत वी सावरकर, प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय जी की, गदर पार्टी लाला हरदयाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल और भी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, और मुस्लिम लीग आगा खां। नेक्स्ट है Who among the following was the head of the दीवान-ए-इंशा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में एक डिपार्टमेंट था दीवान-ए-इंशा। ठीक है, इसका हेड कौन हुआ करता था? तो अगेन मैंने कहा है, जब भी आप सल्तनत के बारे में बात करते हैं या कोई रूलर के बारे में बात करते हैं तो उसने कोई नया डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है? जैसे दीवान-ए-अर्ज और कई सारे डिपार्टमेंट हम पढ़ते हैं, तो वैसे इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको हम दाबीर-ए-खास कहते थे। ठीक है, दाबीर-ए-खास। अभी क्या था, जैसे कि हमारे आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, वैसे ही ये जो हमारा संचार के लिए डिपार्टमेंट है वो दीवान-ए-इंशा डिपार्टमेंट था। इंशा से आप याद रख सकते हैं इंस्टाग्राम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये दीवान-ए-इंशा था जिसके हेड होते थे दाबीर-ए-खास। ठीक है, इतनी चीजें। और ये चीफ सेक्रेटरी भी होते थे और पर्सनल असिस्टेंट भी होते थे सुल्तान के। इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बरीद-ए-मुमलिक। ये जो डिपार्टमेंट है ये पोस्टल सिस्टम के लिए है। बरीद बेसिकली खुफिया विभाग के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो पोस्टल सिस्टम के लिए है। फिर है अमीर-ए-दाद। तो अमीर-ए-दाद जो डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, मतलब जो राजा है वो किस तरीके से जस्टिस करेगा उसके लिए डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है वकील-ए-दर। तो वकील-ए-दर डिपार्टमेंट जो है वो रॉयल हाउस होल्ड के मैनेजमेंट के लिए रेडी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 4 वेदास हैं। वो वेदा कौन सा है जिसमें कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड द चार्म्स है, जो कि आपका कह सकते हैं जादू टोना वाला आपका वेद कौन सा है? ठीक है, जिसमें काला जादू तंत्र मंत्र सबका ज्ञान है। तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। इसे वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज भी कहा जाता है। और अथर्ववेद को जिसने लिखा है उन गुरु के नाम पे, उन ऋषि के नाम पे, मतलब अथर्वन के नाम पे ही अथर्ववेदा नाम पड़ा है। जितने भी वेद होते हैं उनके अपने एक उपनिषद भी होते हैं, जिसको मतलब वेदा को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उनको सरल भाषा में जो ट्रांसलेट करके गुरु ने अपने शिष्य को बताया है वो उपनिषद हैं। तो उपनिषद अगर देखें तो अथर्ववेद के आपको 3 उपनिषद यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसका नाम है मंडुका उपनिषद, मांडुक्या उपनिषद और प्रसन्ना उपनिषद। ये जो मांडुक उपनिषद है ना, यही से तो आपने सत्यमेव जयते को उठाया है। तो मांडुक उपनिषद अथर्ववेद का ही पार्ट है। अब हर एक वेद के अपने एक उपवेद भी हुआ करते थे, तो अथर्ववेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद, जो आजकल हम बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करके आइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सेंसस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर ब्लैंक इन द ईयर 1872। हमारे देश में पहली बार जनगणना 1872 में किसने करवाई थी? तो सभी को पता है कि ये तो लॉर्ड मेयो का समय है। 1872 में इन्होंने भारत में पहली सेंसस कराई थी।
ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इंडिया में 1881 में हुई थी और ये समय था आपके लॉर्ड रिपन का। ठीक है। 2011 की जो जनगणना थी वो 15th नंबर की सेंसस थी और जिसका स्लोगन था आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है CU की और द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज रिटन बाय। तो ये रचना किसकी है? तो आपको ये समझ के तो समझ में आ ही रहा होगा कि कोई चाइनीज ट्रेवलर रहा होगा जिसने ये पुस्तक लिखी है। तो बिल्कुल सही आप लोग ने समझा है, सही आंसर है यहाँ पे हेनसियांग। ये वही हेनसियांग है जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में थे। ठीक है, नेक्स्ट है मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर। तो मगध महाजनपद किस नदी के आसपास थी? तो आपको गंगा नदी और सोन नदी देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 6th सेंचुरी में आपको मगध महाजनपद देखने को मिलेगा। इनकी पहली कैपिटल राजगृही थी और पहले जो रूलर थे वो कौन थे? हर्यक। हर्यक डायनेस्टी ने सबसे पहले रूल किया जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे। फिर उसके बाद शिशुनाग आए जिसमें कालाशोक भी थे। उसके बाद नंद आए, महापद्मनंद और धनानंद। और फिर इसके बाद आपके मौर्यंस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इसके बाद शुरू हो जाती है। हम एक एक करके कभी तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरली अंडर हुज परसिशन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट। तो बेसिकली किसानों की समस्याओं के बारे में चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने बताया, जिसके बाद महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर इनकी मुलाकात 1917 में गांधी जी से होती है और वो चंपारण के किसानों की दशा के बारे में बताते हैं किस तरीके से यूरोपियन जबरदस्ती किसानों के साथ कर रहा है 3 कठिया सिस्टम। मतलब आपको अपने जमीन के 3/20 पार्ट में इंडिगो नील की खेती करनी है। तो उसके बाद गांधी जी वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट है वो दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा है जिसने सिजदा एंड पैबोस सिस्टम की शुरुआत की थी अपने कोर्ट में? तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन वो राजा है जिसका नाम है गियासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 के बीच में इसका समय है। ठीक है, जिसने सिजदा सिस्टम की शुरुआत की थी। आपको घुटनों के बल बैठ के राजा को सलाम करना होता था। अच्छा, इसकी टॉम या मकबरा कहां पर है? तो आप देखेंगे मेहरौली न्यू दिल्ली में है। 1287 AD में बनाया गया। चलो ठीक है। By what name did अलाउद्दीन खिलजी build his capital? अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल का नाम क्या था? तो आंसर है सीरी। सीरी फोर्ट के बारे में आपने सुना होगा ना, वही है ये। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सीरी का किसने बिल्ड किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 में। ठीक है, और ये जो सेकेंड सिटी है जो कि दिल्ली में तैयार की गई थी, जिसको कभी भी कॉन्कर नहीं किया गया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा नंबर का राजा था। गयासुद्दीन खिलजी के बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है। इसका समय 1296 से 1296 से 1316 के बीच में होता है। अब इसने कई सारे मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड किया है, जैसे कि आप देखेंगे अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, ठीक है, हौज खास, जमात खाना मस्जिद दिल्ली, और इसने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था, सेकेंड अलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो जब हम डुअल सिस्टम के बारे में, द्वैध शासन के बारे में बात करते हैं बंगाल में, तो वो सिस्टम कौन लेकर आया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव बोला जाता है इसको। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। प्लासी के बैटल की बाद की घटना है, आप देखेंगे 1765 जब इलाहाबाद की संधि हो रही है। ठीक है, तो इसने डुअल गवर्नमेंट लेकर आया। डुअल गवर्नमेंट में बंगाल जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। द्वैध शासन मतलब 2 अलग अलग लोगों का शासन। कैसे पार्ट्स थे? एक पार्ट है दीवानी और दूसरा है निजामत। तो दीवानी पार्ट का काम था टैक्स को कलेक्ट करना, जो कि ब्रिटिशर्स करते थे, और निजामत पार्ट का क्या मतलब है कि जो निजाम या नवाब है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आता है 1773 में, तो आप देखेंगे 1772-73 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस द्वैध शासन या डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती प्रथा के पहले साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? तो एरन में मिलते हैं, सागर मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जो कि गुप्ता समय से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुप्ता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एरन इंस्क्रिप्शन, जहां पर हमको सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिलते हैं 510 AD के, 510 AD के हैं। भानुगुप्त से संबंधित आपको ये देखने को मिलेगा।
जब इंस्क्रिप्शन की बातें होती हैं तो दो और इंस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। ये इंस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो नहीं पूरे 4 राजाओं की चर्चा है। इसमें 4 रूलर्स है, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त की चर्चा आपको रुद्रदामन के इस अभिलेख में मिलती है। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि सुदर्शन लेख के बारे में चर्चा पहली बार इसी इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये समुद्रगुप्त की विजय अभियानों के बारे में बताता है और समुद्रगुप्त के ही जो पोएट थे, आपके कोर्ट पोएट या दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने भी इसी इंस्क्रिप्शन में अपनी 33 लाइंस को मेंशन किया है। इसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। In 1942, the British government sent the blank mission to the India. 1942 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो याद आया आपको, क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे भेजा था मार्च 1942 में। क्यों भेजा था? इनका मकसद था कि देखो ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, आप हमारा सहयोग दो, वॉर के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, और जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के? तो आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट आनंद मठ? आनंद मठ की रचना किसने की है, जिससे हमने अपने नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को लिया है? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनको कई बार हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी पढ़ते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात थी ये। और ये इनकी जो आनंद मठ रचना थी वो इंस्पायर किससे थी? तो सन्यासी विद्रोह से, ठीक है, इंस्पायर थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन ये बलबन की कहानी है। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन? बलबन के अगेंस्ट विद्रोह किसने किया था? एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1279। सो आंसर हो जाएगा बुगरा खान। बुगरा खान ने बलबन के अगेंस्ट विद्रोह कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ये बलबन की जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी, उससे वो खुश नहीं था और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बंगाल का डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बाद में जब बलबन का बेटा आता है मोहम्मद खान, और वो क्या करता है? बुगरा खान को मार देता है। ठीक, नेक्स्ट, अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 1885 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ? ये वही फॉर्मेशन है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने शायद आज या कल में ही मैनिफेस्टो इशू किया है अपना। आंसर है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था बाय द एओ ह्यूम, दादा भाई नेरोजी, दिनसा बाचा एंड अदर। और यहाँ पर एक और नाम आप याद रख सकते हैं, कदम्बिनी गांगुली। 1890 में ये पहली वीमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस करने का काम किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प की नीति, ये सिद्धांत कौन लेकर आया था? तो सभी को पता है ये हड़प की नीति लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि अगर कोई राज्य है उसका प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो जाएगा राजा के मरने के बाद। और यहाँ पे गोद लिए हुए ये दैत्रक पुत्र की जगह नहीं थी, और यही कारण आपको देखने को मिलता है कि आप देखेंगे 1857 के रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई जी की यही भूमिका थी कि उनके गोद लिए हुए बेटे को ये लोग राजा मानने से मना कर रहे थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर 1848 से 1856 तक हमारे देश के गवर्नर जनरल रहे थे और ये लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए थे। और पहला विक्टिम कौन था? तो पहला विक्टिम था सतारा। यहां पर आप देख सकते हैं ये झांसी, जैतपुर, अवध, उदयपुर, नागपुर, सतारा, बगात, ये वो एरियाज है जिनको एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। नेक्स्ट है क्वात अल इस्लाम मॉस्क कहां पर है? तो ये मॉस्क, ये मस्जिद आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगी आपको। और इसको तैयार किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1193 एडी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल पहले लाहौर बनाई थी, बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। इसे हम लाख बख्श के नाम से जानते थे क्योंकि लाखों रुपया, मतलब लाखों जो उस समय की करेंसी थी वो दान किया करता था। इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया था, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाद में इल्तमश ने वो कार्यक्रम पूरा किया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहली सल्तनत होती है गुलाम वंश। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रंदन दास।
along with blank to set up स्वराज पार्टी 1923। तो यहाँ पर चित्तरंजन दास ने किसके साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू जी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में जब हम लड़ने के बाद जो सीट जीत के पार्लियामेंट में जाएंगे तो अंदर से हम गवर्नमेंट को खोखला करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब बाइकॉट मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट आया था, तो कहा था कि हम किसी भी सरकारी काम में सहयोग नहीं करेंगे, ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना उनकी नौकरियां करेंगे, ना स्कूल जाएंगे, ना कॉलेज जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने फिर इस पार्टी का फॉर्मेशन किया था, जिसको हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। Iron Age is so named because during this time iron mostly replaced by blank in implement and weapon beginning in the Middle East and the Southeastern Europe। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयरन एज नाम कैसे आई और इसने किस धातु को रिप्लेस किया वेपन बनाने के स्थान पर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पहले ब्रोंज की धातुओं के हथियार बनाए जाते थे, बाद में आयरन आए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कांसा या ब्रोंज। ठीक है, डन इतनी चीजें। और ब्रोंज जो है वो एक अलॉय है जो कि कॉपर और टिन से तैयार होता है। डन। अंत में है ये क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पर जोरबे कल्चर की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि आपके चैल्कोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है। आप मुझे बताएंगे जोरबे कल्चर का रिलेशन इंडिया के किस स्टेट से है? आसाम, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात? जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट में बताइएगा और सही आंसर का रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो आई होप आप लोगों को काफी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, नए पॉइंट्स एंड पीवाईक्यूज अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए पीवाईक्यू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।